नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकरे सर क्लासेस में। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं डेली इस चैनल पे 15 से 20 मिनट की एक वीडियो लाता हूँ जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो साथियों, मैं आज का सेशन लाया हूँ आपके लिए विद्युत वायरिंग, जिससे साथियों 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में आपको पूछा गया होगा, आपने देखा होगा। तथा जो दोस्तों अपनी आगामी एग्जाम DRDO, MPTO, UPPCL तथा अन्य राज्य के किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप सेशन पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देख पा रहे मेरे डेस्कटॉप पे आप साथियों, पहला आज का अपना ऑनलाइन क्वेश्चन है। जैसे कि साथियों आप सबको पता होना चाहिए, मैं डेली इस पे इसी टाइप के क्वेश्चन डालता हूं, है ना, आपको पता होगा, ठीक है। तो देखिए पहला मेरा क्वेश्चन क्या है कि वायरिंग की स्थापना, जो वायरिंग होता है अपने घरेलू वायरिंग जो करते हैं, इंडस्ट्रियल वायरिंग करते हैं ना, तो देखिए वायरिंग की स्थापना भारतीय विद्युत नियम के अनुसार करनी चाहिए। इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल जो 1956 होता है साथियों, उसके अनुसार किया जाना चाहिए, ठीक है। इसका ये है, ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तथा दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर में जितने भी DMRC हो गया, LMRC हो गया, DRDO हो गया तथा अन्य किसी राज्य की जो भी मतलब प्रीवियस ईयर की एग्जाम होती है, उन सब में जो जो क्वेश्चन आए हुए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं साथियों। तथा आपने पूरा थ्योरी अगर पढ़ लिया होगा, अभी आपको पता है, आप सबका पढ़ के हो गया होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास में आ चुका है ना। तो आपके लिए मोस्ट ये मतलब कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप अपनी खुद की तैयारी को जांच सकते हैं कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके मतलब क्वेश्चन कौन सा पहले से आपको याद था, ठीक है। तो चलिए आज का देखते हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे सेशन में कि क्वेश्चन है साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वायरिंग में प्रयुक्त सभी सामग्री ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए एंड इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, भारतीय मानक संस्थान, मतलब ISI का टैग या फिर उस पर मार्क होना चाहिए, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये जो ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ याला, ये साथियों बहुत बार, कई बार, हजारों बार रिपीट हो चुका है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और आपको ये जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, आपको याद ही होगा, 100% आपको याद ही होना चाहिए। नहीं होगा तो याद कर ही लेना, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन अपना, लाइट या फैन के लिए प्रत्येक उप परिपथ में 10 से अधिक और पावर के प्रत्येक उप परिपथ में 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट और फैन के लिए दोस्तों 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब 10 होना चाहिए लेकिन 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या भैया? उप परिपथ में उपभोग बिंदु, ठीक है। और जो अपना पावर सर्किट होता है ना, उसमें साथियों 2 उप परिपथ से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होना चाहिए। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर याद नहीं होगा तो आपका रिपीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना, लाइट या फैन सिंगल फेज के प्रत्येक उप परिपथ में कुल लोड कितना होता माय डियर फ्रेंड? आपको याद ही होगा, तो यह होता माय डियर फ्रेंड 800 वाट रखा जाता है। तथा जो पावर सर्किट होता है ना, उसमें उप परिपथ का जो लोड होता है वह कितना रखा जाता है माय डियर फ्रेंड? वह रखा जाता है 3000 वाट रखा जाता है। तो ये मोस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आपको पता ही होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये एग्जाम में आया है, उसी को यहां पे रखे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नियंत्रक स्विच बोर्ड की ऊंचाई फर्श से, मतलब कि जमीन से अपना जो फर्श है ना, उससे जो उसकी हाइट होती है वो कितनी होती है माय डियर फ्रेंड? उसकी हाइट होती है 1.3 मीटर। आपको साथियों कहीं कहीं ऑप्शन में 1.5 भी देखने मिल सकता है। अगर सपोज दैट वहां पे 1.3 नहीं दिया है तो नियर बाय आपको 1.5 मार सकते मतलब अगर ऑप्शन ऐसा कुछ दिया ही नहीं है कि 2, 4, 5, 6 दे दिया है और 1.5 दिया हुआ है, तो आपको यह ही लगाना है ना, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये 1.5 दे चुका है और इसको उसने क्या किया है, सही माना है ना, ये आपको मैं बता देना चाहूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आगे इसमें और लिखा हुआ है, तथा प्रवेश द्वार के बाई और मतलब कि लेफ्ट साइड में स्थापित करना चाहिए। तो साथियों आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे और क्वेश्चन सचमुच में बहुत अच्छे, कई बार एग्जाम में, मतलब ये पूरे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हीं से उठा के यहाँ पे रखा गया, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सर्किट सामान्यतः 3 पिन वाला ही होना चाहिए, जो अपना सॉकेट होता है ना 5 एम्पियर 15 एम्पियर का, है ना। तो सॉकेट सामान्यतः 3 पिन वाला ही होना चाहिए तथा विद्युत झटके के बचाव से हेतु अर्थ पिन को आवश्यक रूप से अर्थ कर देना चाहिए।
तो आपको पता होगा मानव तथा मशीन की सुरक्षा के लिए आपको पता है कि हम अर्थिंग की जाती है, ठीक है, यह पता होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है अपना कि सभी प्रकार की लाइट की जो ऊंचाई है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन जो है ना हजारों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सभी प्रकार की लाइट की ऊंचाई फर्श से 2.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा 2.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि छत के पंखे, जैसे कि आपको साथियों पता होगा जो सीलिंग फैन होता है जो छत पे लगा होता है, इसलिए तो उसको सीलिंग फैन बोलते हैं ना, है ना। तो उसमें पूछा जाता है कई बार कि कौन सी मोटर लगी होती है माय डियर फ्रेंड, तो उसमें परमानेंट कैपेसिटर मोटर लगी हुई होती है। यह क्वेश्चन भी हजारों बार रिपीट हो चुका है, ये नाम आया अपना छत सीलिंग फैन का, इसलिए मैं बता दे रहा था। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, छत के पंखों के ब्लेड तथा फर्श के बीच की न्यूनतम दूरी ऊंचाई मतलब डिस्टेंस कितने मीटर होने चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो इसमें आप देख पा रहे कितनी होनी चाहिए, 2.4 मीटर और अधिकतम 3 मीटर होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों, बहुत ही मीटर अंतर रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होगा और याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जो अपने टीओ है, यूपीपीसीएल है, अदर अन्य राज्य किसी भी एग्जाम की दोस्तों अभी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, एफपीसीएल में भी आई है, मतलब अप्रेंटिस की भी आई है, बहुत सारा मतलब आ रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कोरोना पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इधर अभी है नहीं किधर भी। तो जो कोरोना की वैकेंसी रुकी हुई थी सब मतलब 20-21 की, वो सब अभी भरमार मतलब निकल रही, ठीक है। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी रखिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सभी प्रकार की नियंत्रक युक्तियां, मतलब कि कंट्रोलिंग डिवाइस को कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाया जाता है। तो इसमें बताया गया है सभी प्रकार की कंट्रोलिंग डिवाइस फ्यूज, जैसे कि फ्यूज मतलब इसमें बताया गया फ्यूज लाइव फेस मतलब फ्यूज को कहाँ लगाया जाता है, या फिर जो स्विच होते हैं ना, स्विच का कार्य क्या है, परिपथ जो होता है ना सर्किट को तोड़ना, मतलब मेक एंड ब्रेक, मतलब कि तोड़ता है और जोड़ता है स्विच जो होता है ना। तो वो वही बोलना चाह रहा है कि जो फ्यूज होता है उसको कहाँ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो फ्यूज को लाइव फेस चालक पर लगाना चाहिए, जैसे कि आपका जो स्विच होता है, बटन होता है, उसको भी हम हमेशा लाइव तार, जिसको गर्म तार हॉट वायर भी जिसको बोलते हैं, उसको हमेशा हम लाइव तार के श्रेणी क्रम में जो फ्यूज होता है साथियों, आपको पता भी होना चाहिए फ्यूज का सिंबल देखिए ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है। तो फ्यूज हमेशा लाइव तार फेस तार के श्रेणी क्रम में लगा होता है तथा इसे लगाया जाता है। तथा साथियों आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्यूज होता है ना उसकी रेटिंग काय में होती है माय डियर फ्रेंड, उसकी रेटिंग एम्पियर में होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूं साथियों, मैं ऑलरेडी इन सब पेपरों का एनालिसिस कर चुका हूं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन अपना कि किसी वैद्युतिक वायरिंग में सप्लाई मतलब कि अपना पावर है ना, सप्लाई मतलब पावर वोल्टेज एंड करंट चालू करने से पूर्व मेगर क्या होता है माय डियर फ्रेंड। मेगर को आपको पता होगा जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है ना उसको मापता है, उसको क्या बोलते हैं, मेगर बोलते हैं, ठीक है। या फिर उच्च मान का प्रतिरोध को मापता है, ठीक है। तो देखिए किसी वैद्युतिक सर्किट में किसी वैद्युतिक वायरिंग में सप्लाई चालू करने से पूर्व मेगर नामक यंत्र के द्वारा करंट लीकेज परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। तो यह कितना कितना क्या क्या होता है एसी सर्किट में और डीसी सर्किट में, एसी परिपथ में, डीसी सर्किट में, तो आपको याद रखना साथियों, ठीक है। तो देखिए साथियों ये क्वेश्चन आपको याद ही रहना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूँ जो 2017, 18, 19 में जो अपना साथियों डीएमआरसी का पेपर हुआ था 19 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी डीसी डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो है ना, किसी भी एसी परिपथ में लीकेज धारा का मान 1/5000वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है कि एसी सर्किट में लीकेज परिपथ धारा का मान, लीकेज धारा का मान किससे कम नहीं होना चाहिए, लिख देगा 1000, 1/3000, 2000, 5000 ऐसा मतलब। तो इसका ऑप्शन है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए याद रखिएगा 1/5000वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि किसी डीसी सर्किट में पूछेगा लीकेज धारा का मान कितना
से अधिक नहीं होना चाहिए। तो साथियों आपको क्या बोलना उस समय 1/2000 मतलब कि 1/2000वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। ये किस सर्किट में भी? या डायरेक्ट करंट मतलब कि डीसी परिपथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया मैं आपके लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेन बोर्ड जो होता है ना, फर्श से 2 मीटर की ऊंचाई पे लगा देना चाहिए, फिर लगाना चाहिए। तो आप सबने देखा होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? छत व पंखे की ब्लेड की छत से न्यूनतम दूरी 30 सेंटीमीटर या फिर 12 इंच रखी मतलब होना चाहिए, ठीक है। छत व पंखे के, देखिए साथियों मैंने इसके पहले अभी आपको बताया था, फर्श से छत के पंखे की मतलब सीलिंग फैन जो होता है ना, उसकी डिस्टेंस कितनी होना चाहिए? न्यूनतम बोलेगा तो माय डियर फ्रेंड 2.4 मीटर आएगा। अधिकतम बोलेगा तो 3 मीटर आ जाएगा। देखिए फर्श से जब बोलेगा तब ये बताना है आपको। अभी क्या बोल रहा है माय डियर फ्रेंड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि छत से पंखे की ब्लेड की दूरी, मतलब कि देखिए अगर ये आपकी छत है, ये पंखा हो गया ये आपका, ठीक है, ये इसकी अपनी क्या हो गई माय डियर फ्रेंड? अपना ब्लेड्स हो गए ना। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वह कितना हो जाए? लगभग 1 फीट या फिर इसको आप बोल सकते हैं 12 इंच बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे 30 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है, एग्जाम में आता है। तो 1 इंच में माय डियर फ्रेंड कितना होता है? 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। तथा आपको दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से यह भी याद होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? तो 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर आपको कैलकुलेशन करने में वहां पे मदद करेगा, है ना, ठीक है। तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपना कि प्रत्येक उपकरण के धात्विक भाग मतलब कि धात्विक भागों को पार्ट जो होते हैं ना, उसको अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। क्यों जोड़ा जाना चाहिए भैया? ताकि अगर सपोज लाइव वायर कहीं उससे कनेक्ट हो जाता है, फिर लीकेज करंट बह जाती है, तो वो आसानी से ग्राउंड हो जाए, तथा हमारे मानव को मतलब उसके संपर्क में आ भी जाए तो उसे झटका न लगे, मतलब वो क्षतिग्रस्त ना हो, पहले ही जो करंट है ना वो ग्राउंड हो जाए। क्यों भैया? क्योंकि आपको पता होगा कि जो अर्थिंग होता है उसका रेजिस्टेंस लेस देन अपना मानव का जो रेजिस्टेंस होता है ना, उससे कम होता है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर सपोज एक शुष्क मनुष्य है ना, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो दोस्तों, शुष्क मतलब कि जब ड्राई मतलब कि सूखा कंडीशन में है, नमी युक्त नहीं है, मतलब कि सूखा हुआ है, तो उस कंडीशन में ना 100 किलो ओम उसका रेजिस्टेंस होता है, 100 से 600 किलो ओम जब सूखा हुआ है। और साथियों जब मनुष्य भीगा हुआ मतलब कि गीला हुआ नमी युक्त रहता है, तब उसका जो शरीर का प्रतिरोध है वह कितना होता है माय डियर फ्रेंड? 1000 लगभग ओम होता है। तो और जो आपको मैं बता देना जो अर्थ मतलब अर्थिंग किया हुआ है उसका रेजिस्टेंस तो इससे तो कम ही रहता है ना। तो वो जो अपना लीकेज करंट है वो मानव में ना बहते हुए पहले कहाँ बहेगा माय डियर फ्रेंड? वह अर्थिंग के वायर के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा ना, क्योंकि करंट एक ऐसा चीज है जहां भी उसको कम प्रतिरोध मिलता है, पे जहां पे भी रुकावट कम होती है ना, वहीं से वह जाना प्रेफर मतलब कि पहले जाया जाता है, ठीक है। ये आपको मतलब ऐसा सब कॉन्सेप्ट साथियों क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि एक फ्यूज मतलब फ्यूज क्या होता है? एक सुरक्षा युक्ति, आप सबको पता होगा क्यों लगाते हैं, क्योंकि यह साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे देख पा रहे हैं आप, शॉर्ट सर्किट कंडीशन तथा अति भार मतलब ओवरलोड की कंडीशन में असामान्य उच्च धारा से हमें क्या करती है? हमें मतलब अपना जो उपकरण या फिर इक्विपमेंट होता है ना उसको क्या करती है? बचा लेता है, ठीक है। तथा जो फ्यूज होता है साथियों, फ्यूज का नाम लिया गया तो इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड फ्यूज होता है वह काय का बना होता है माय डियर फ्रेंड? वह लेड मतलब कि Pb+ के SN मतलब कि टीन का बना हुआ होता है, जिसमें इनकी जो परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है एग्जाम में पूछा जाता है। फ्यूज की जो मिश्रण होता है, मिश्रण मतलब अलॉय होता है, किस मिश्रण का बना होता है? तो वह Pb मतलब कि लेड और SN मतलब कि टीन का बना होता है, जिसमें 63% साथियों क्या आ जाएगा अपना साथियों ये आ जाएगा क्या बोलते हैं Pb मतलब कि लेड, लेकिन और जो 37% क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड? SN मतलब कि टीन आ जाएगा। दोनों का आप जोड़िए तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 100%। तो यह भी याद होना चाहिए
कि इसका जो फ्यूज होता है ना उच्च प्रतिरोध तथा निम्न या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तभी तो ना वो जब अधिक धारा बहेगी तो जल्दी से जल्दी पिघल के परिपथ को विच्छेदित मतलब कि पृथक कर पाएगा ना। ठीक है, तो यह भी आपको समझ आ गया होगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, फ्यूज काय का बना हुआ होता है तथा कितने कितने प्रशोषण क्या क्या होता है। अगर सपोज दैट आपको साथियों ये अगर ऑप्शन में नहीं दिया है 63 और 37, तो आपके पास दूसरा एक ऑप्शन दिया होगा 60 धन 40, मतलब 60 पीबी दिया होगा, 40 क्या दिया होगा अपना एसएन दिया होगा। ये अगर नहीं दिया है उस कंडीशन में, अगर यही दिया है तो आपको यह लगाना है साथियों, क्योंकि ये भी चल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो भैया फ्यूज से भी आपको क्वेश्चन को क्लियर हो गया होगा ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन है जैसे कि आपको मैंने बता दिया, यह ओवरलोड है ना असामान्य उच्च धारा से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगल फेस, व्हाट इज सिंगल फेस, क्या होता है बताएंगे अभी आपको। ठीक है, सिंगल फेस ऐसी परिपथ में फेस तार, लाइव वायर, हॉट तार, गर्म तार, जिंदा तार। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, किसी भी नाम से दे सकता है एग्जाम, है ना। लाल तार या नीले रंग से मतलब कि उसको संकेत किया जाता है, इंडिकेट मतलब उसका जो कलर होता है ना, अगर सिंगल फेस की सप्लाई है तो उस कंडीशन में जो अपना फेस तार होगा माय डियर फ्रेंड, वो क्या होगा, लाल तार या फिर नीले तार से उसको मतलब दर्शाएगा हुआ। जो अपना न्यूट्रल होता है ना वह क्या होता है साथियों, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, जो न्यूट्रल होता है ना वह ब्लैक रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन अगर 3 फेस की सप्लाई दे दे आपको तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है। जैसे कि आपने भारत में साथियों आपको पता होना चाहिए कि RYB यह अपना फेजों का सीक्वेंस होता है, मतलब कि RYB तथा इसमें फेजों का सीक्वेंस मतलब 3 फेज होते हैं। यह एक होता है रेड कलर, एक होता है येलो कलर पीला, और एक होता है ब्लू मतलब नीला, और एक होता है न्यूट्रल मतलब कि होता है साथियों ब्लैक कलर का। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको पता ही होगा, बच्चों से क्वेश्चन है तो आपने जब IIT स्टार्ट किया होगा तभी आपको पता रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपना कि डीसी में धनात्मक तार मतलब कि पॉजिटिव सिरा जिसको हम प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सिरा व ऋणात्मक मतलब देखिए पॉजिटिव सिरा क्या होता है, रेड कलर का होता है, तथा ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव जो सिरा होगा मतलब कि संयोजन है ना, तार का जो कलर होगा साथियों वो क्या होगा, काले रंग का होगा। समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपना कि वायरिंग करने के पूर्व कच्चा या देखिए इसमें लिखा वायरिंग करने के पूर्व उसका लेआउट कच्चा चित्र या फिर जिसको हम नक्शा बोलते हैं तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि I-85 के अंतर्गत सिरों पर लाइन में या फिर सिरों पर लाइन जो होती है ओवरहेड लाइन जिसको बोलते हैं, दो पोलों के बीच की दूरी 67 मीटर होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है साथियों कि जो अपना दो खंभों के बीच की दूरी सीधी बात बोला जाए तो ओवरहेड लाइन में कितनी होनी चाहिए, 67 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसको आप फुट में डिवाइड करेंगे तो कैसा करेंगे, देखिए मैंने आपको अभी बताया था माय डियर फ्रेंड कि 1 मीटर में क्या होता है 3.28 फीट होता है ना। तो आप 67 से 3.28 का जब मल्टीपल कर देंगे तो आपका 200 फीट 220 फुट जो लिखा हुआ यह आ जाएगा, नियर बाय 219 पॉइंट कुछ आता है। ठीक है, तो उन्होंने अप्रॉक्स मतलब लगभग यहाँ लिखा है 220 फुट। ठीक है, तो ऐसा भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है अपना कि किसी भवन में लूपिंग विधि के द्वारा मतलब भवन में लूपिंग मेथड के द्वारा वायरिंग की जानी चाहिए, मतलब कि किसी अगर हम वायरिंग करते हैं तो लूपिंग मेथड से अच्छी मानी जाती है, ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है, आगे देखिए क्लिट वायरिंग एक अस्थायी या फिर इसको बोलते हैं टेम्पररी वायरिंग होती है। ये वायरिंग के प्रकार उसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो क्लिटों के बीच की दूरी, दो क्लिट जैसे क्लिट वायरिंग भी होती है आपको पता होगा ना, तो उनके बीच की दूरी माय डियर फ्रेंड 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो साथियों ये जो 60 वाला क्वेश्चन है ना माय डियर फ्रेंड, इसको तो रट लीजिए क्योंकि ये इतनी बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लकड़ी कैसिंग कैपिंग, जो लकड़ी की वायरिंग लकड़ी की जो बेटन मतलब कि पट्टियाँ बनाई जाती है ना, वो देखिए मतलब
लकड़ी केसिंग केपिंग टिक सागौन की लकड़ी की बनी हुई होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंक क्लिप की दूरी ऊर्ध्व वायरिंग में 15 सेंटीमीटर तथा क्षैतिज वायरिंग में 10 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। ठीक है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों कि पीवीसी कंड्यूट पाइप बहुत इंपॉर्टेंट वायरिंग है। वायरिंग मतलब वायरिंग का मेथड प्रकार है यहाँ पे ना, कि इसमें जो कंड्यूट पाइप वायरिंग होती है दोस्तों, बहुत ही बेस्ट वायरिंग होती है, आप सबने देखा होगा, बहुत ही अच्छी वायरिंग होती है ना। तो पीवीसी कंड्यूट पाइप की मोटाई जो बताया गया है इसमें, कितना बताया गया माय डियर फ्रेंड, 1.5 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन अपना, कंड्यूट वायरिंग में सेडल की दूरी 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा। और एक 30 वाला क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। देखिए कि जंक्शन बॉक्स के बाद सेडल की दूरी, देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिए, कंड्यूट वायरिंग में सेडल की दूरी बोलेगा तो 60 सेंटीमीटर रखना है, और जंक्शन बॉक्स में के बाद सेडल की दूरी बोलेगा तो 30 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वही यहाँ पे रखा गया है, आप पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्योगशालाओं में काफी संख्या में मशीनों को विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए बस बार वायरिंग की जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जबरदस्त अगर उद्योगशालाएं होती है ना, उनमें किस टाइप की वायरिंग की जाती है। तो यहाँ ऐसा बताया गया कि जब बस बार वायरिंग होती है ना, उसके थ्रू उनको सप्लाई दी जाती है। ठीक है, अर्थिंग की मुख्य 2 विधियां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से उठ के आता है कि अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। प्लेट अर्थिंग होती है, पाइप अर्थिंग होती है, इनका साइज कैसा होता है, ये किस किस धातु मेटल की बनी हुई होती है। ठीक है, थिकनेस कितनी होती है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इसमें साथियों देखिए यहाँ पे गलती से 90 लिखा हुआ है, इसको गलत मान लीजिएगा आप, 90 नहीं हो 60, मैं आपको पूरा भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए, मैं क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि अर्थिंग मुख्यतः 2 प्रकार की विधि होती है, कौन सी होती है भैया, एक होती है प्लेट अर्थिंग, एक होती है पाइप अर्थिंग। ठीक है, याद होगा आपको, पढ़ा होगा आईटीआई में और देखा भी होगा आपने, प्रैक्टिकल भी किया होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था अपना इसमें कि अर्थिंग प्लेट के आकार, सपोज दैट साथियों देखिए मैं आपको बता देना चाहूँ, अर्थिंग 2 प्रकार की होती है, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग। अब जो भैया ये प्लेट अर्थिंग है ना, ये 2 धातु की बनी हुई होती है, मतलब कि हम अगर जिस समय GI मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट का यूज कर रहे हैं या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट की अर्थिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो GI होता है ना, उसकी जो प्लेट का साइज होता है तथा थिकनेस, लंबाई चौड़ाई तथा थिकनेस कितनी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है उसकी लंबाई चौड़ाई साथियों माय डियर फ्रेंड 60 इंटू के देखिए ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, इनटू आपको याद रखना है, यहाँ पे आ जाएगा साथियों, क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, इसका जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 6.35 ये mm में आएंगे, याद रखिएगा। देखिए इसकी जो मैं बता देना चाहूँगा, फिर से रिपीट करना चाहूँगा, लंबाई और इसकी जो चौड़ाई है माय डियर फ्रेंड 60 इंटू 60 ही रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, और इसका जो थिकनेस है वो 6.35 mm में रहेगा। ये किसके लिए होगा, GI मतलब कि गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए होगा। ठीक है, अब मैं इसी के नीचे साथियों जो इसका और एक मेटल होता है, आपको पता होगा कॉपर, Cu, जिसको हम Cu से दर्शाते हैं। ठीक है, जिसका अभी परमाणु क्रमांक बताऊंगा, इसको आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, कॉपर, तो इसकी भी जो लंबाई एंड चौड़ाई क्या होती है माय डियर फ्रेंड, 60 इंटू ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, तथा यहाँ पे इंटू आ जाएगा। इसकी जो थिकनेस होती है ना, प्लेट की मोटाई कितनी होती है माय डियर फ्रेंड, 3.18 mm होती, मतलब कि जस्ट इसकी हाफ हो जाती है, किसकी, GI की। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड साथियों। अब देखिए भैया इन्होंने यहाँ पे देखिए ये कॉपर का नाम लिया है, तो कॉपर इज मतलब बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है सोने के। पहला जो देखिए पहला सबसे पहले नंबर पे साथियों चांदी आता है कंडक्टर में, अगर आप पर महंगा होने के कारण उसका हम यूज नहीं करते, मतलब बहुत ही कम कॉन्टेक्ट पॉइंट के रूप में बहुत कम करते हैं। ठीक है, तथा सेकंड पे आता है अपना भैया कौन आता है, Cu मतलब कि कॉपर आता है, और तीसरे पे सोना आता है, Au। ठीक है, और Ag मतलब चांदी होता है। तो अपना जो कॉपर होता है इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों यह भी पता होना चाहिए कि साथ में इससे रिलेटेड जो इसका मतलब गलनांक मतलब कि
मेल्टिंग पॉइंट बोलते भी है 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में साथियों। ये जो क्वेश्चन है कि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट मतलब अगर इतना डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पहुंचता है तो उस पे जो अपना कॉपर है अपना मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा 1084 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको यह ऑप्शन में नहीं दिया है तो नियर बाय 1083 ऐसा दिया होगा, ठीक है, ऐसा दिया होगा कई एग्जाम में साथियों, क्योंकि 1083 दिया हुआ है, किसी में एन के या फिर अपना निम्मी होगा उसमें कहीं लिखा हुआ 1084, ठीक है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो साथियों ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे मैं देखिए आपको दोनों प्लेट आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थिंग प्लेट तांबा मतलब कॉपर होती है तथा जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनी हुई होती है, जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, जैसे कि दिया हुआ है इसमें। हाँ, तांबे की प्लेट की मोटाई मैंने अभी आपको बताया 3.18 होती है, यहाँ पे 3.15 लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखिएगा वहाँ पे कहाँ पे एग्जाम में अगर नियर बाय ऐसा दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन नहीं तो ये भी राइट है ना। बाकी 3.18 होती है, याद रखिएगा, ठीक है। मैंने देखिए आपको यहाँ पे लिख के बताया, ठीक है, ठीक है, दिखा दिया आपको, ठीक है, आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो आगे देखिए साथियों, तथा यहाँ पे लिखा हुआ है जीआई प्लेट के जो माप होता है वो कितना लिखा हुआ है साथियों, 6.30 लिखा हुआ है, एमएम में लिखा हुआ है, या फिर आपको ऐसा नहीं मिलता तो ऐसा दिया होगा, मतलब ऐसा लिखा होता है 3.35 लिखा मिलेगा, या फिर सॉरी 6.35 लिखा हुआ है, 6.36 मिला हुआ मिलेगा ना। देखिएगा आप एग्जाम में क्या है साथियों इन पे ऐसा दिएगा पास में, ठीक है। तो आपको पूरा एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि अर्थिंग तार का व्यास प्राय 8 SWG रखा जाता है। कब रखा जाएगा माय डियर फ्रेंड? ये जब वो अर्थिंग तार किसका होगा, जीआई मतलब कि गैल्वेनाइज्ड आयरन का होगा। अगर सपोजेड वो आपको कॉपर का दिया तो उस कंडीशन में जो उसका SWG मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसकी परास कितनी होती है 0 से 36 SWG तक होती है। यह अपोजिट कार्य करता है। अपोजिट मतलब जैसे जैसे इसकी संख्या 1 2 3 5 बढ़ते जाती है वैसे वैसे तार का जो डायमीटर है व्यास वह क्या होता है, कम होते जाता है साथियों, ठीक है। याद रखिएगा अगर आपको बोलता है कि 18 SWG का वायर एक है और एक 35 SWG का वायर, बताइए किसका गेज मोटा होगा, मतलब व्यास मोटा होगा। तो साथियों जो 18 का है ना वो मोटा होगा किसके अपेक्षा, जो 35 है ना उसके अपेक्षा, ठीक है। तो क्या बता रहा था साथियों, ये ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो ये देखिए आपको मैंने जीआई ये बताया कि प्राय 8 SWG, और एक सपोज कॉपर का अगर बना होगा तो उस कंडीशन में जब उसका SWG होगा 14 SWG होगा। तो साथियों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि बताइए घरेलू वायरिंग के लिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, बहुत अच्छी PS डोगल की बुक है, इसमें लिखा हुआ है कि घरेलू लेड और कंडक्ट पाइप वायरिंग में अर्थिंग के लिए 14 SWG का एक ठोस कंडक्टर होना चाहिए। तो साथियों यह भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप हर कोई पढ़ के जाता है कि 8 SWG का होता है। अगर वहां ऑप्शन में 8 नहीं दिया है और ऐसा बोला नहीं तो वहां पे फिर 14 आएगा साथियों, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अर्थिंग के चारों ओर भूमि में नमी बनाए रखने के लिए नमक तथा कोयला डालना चाहिए, ठीक है। साथियों आपको पता होगा कि अर्थिंग को बनाए रखने के लिए आप सब नमक डालते हैं, कोयला डालते हैं और पानी का यूज किया जाता है, मतलब पानी डाला जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है तथा समय समय पे पानी को डालते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, थोड़ा स्पीड चलूंगा, टाइम का मेरे पास में, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि में 3 ओम। देखिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थ इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, इलेक्ट्रोड मतलब है ना रॉड जो होती है अपनी, है ना, अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि में 3 ओम तथा चट्टानी भूमि में 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो अर्थ के बीच कम से कम साथियों, जैसे कि 2 अर्थ पास में किए गए तो उनके बीच में मिनिमम न्यूनतम कितनी दूरी रखी जानी चाहिए माय डियर फ्रेंड, तो 5 मीटर की दूरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अर्थ प्रतिरोध को कम करने के लिए 2 अर्थों को समांतर में जोड़ना चाहिए। भैया हम अर्थ जब करते हैं, अगर हमको अर्थ का रेजिस्टेंस कम करना है तो हम कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी या समांतर? ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है, बोल देगा श्रेणी दे देगा, समांतर दे देगा, श्रेणी समांतर दोनों दे देगा, या फिर आपको इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन, तो भैया तो कौन सा आपका आंसर आएगा, समांतर क्रम आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भवन में लगभग 1 मीटर की दूरी पर अर्थ की स्थापना, जैसे कि आपका कोई घर है, घर तो रहता है सबका, मेरा भी घर है, ठीक है,
तो उससे जो अर्थिंग किया जाना चाहिए उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होना चाहिए, मतलब अर्थिंग और अपने घर की जो बीच की डिस्टेंस दूरी होती है वो लगभग भैया 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, विद्युतिक वायरिंग में इंसुलेशन प्रतिरोध का मान 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, तभी तो भैया वो उसका साफ आएगा ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो पीवीसी है या फिर जो भी अपना इंसुलेशन है अगर उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा तो तभी तो उसमें से लीकेज करंट नहीं बह पाएगा ना। नहीं तो सपोज देन आपका हाथ छू लिया किसी ने, कुछ बॉडी को टकरा गया फिर किसी मेटल पार्ट को टकरा गया तो उसमें लीकेज करंट प्रवाहित हो जाएगा ना। तो देखिए इसमें लिखा वैद्युतिक वायरिंग में इंसुलेशन प्रतिरोध का मान 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। 1 मेगा ओम मतलब दोस्तों 1 मेगा ओम मतलब क्या होता है 10⁶ की घात हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है 1 मेगा ओम बराबर कितना होता है। और एक माइक्रोन बराबर क्या होता है दोस्तों, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, देखिए वो ऐसा भी आप लिख सकते हैं 1/10, देखिए 10⁻6 की घात या फिर यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻6 एक माइक्रोन बराबर, ठीक है। और एक मेगा बराबर बोलेगा तो आपका ये हट जाएगा, क्या हट जाएगा भैया, मतलब माइनस हट जाएगा, ठीक है। आप समझदार है, समझ गए होंगे मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको सबको पता भी होगा, ठीक है। बाकी याद आया तो मैं बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्तक मतलब अल्टरनेटर तथा ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल उदासीन बिंदु को भिन्न भिन्न स्थानों से अर्थ करना चाहिए। भैया सही बात है ना, आपको पता होगा कि जो अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो कौन सा होता है भैया, आपको पता होगा जो घरों मोहल्लों के बाजू में लगा होता है वो होता है अपना डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है ना। याद रखिएगा साथियों, क्वेश्चन में पूछा जाता है तो डेल्टा स्टार के कारण उस चक्कर में तो हमको न्यूट्रल प्राप्त होता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं ग्राउंड करते हैं ना, आपको पता होगा ना ये तो है ना। तो देखिए क्वेश्चन था अपना, क्या क्वेश्चन था भैया, क्वेश्चन था कि देखिए क्या था भैया, क्वेश्चन बोलना चाह रहा था, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ भैया क्वेश्चन मिल गया है ना, थोड़ा सा क्या क्वेश्चन दिख नहीं रहा था इसमें। देखिए प्रत्यावर्तक मतलब अल्टरनेटर परिणाम मित्र के न्यूट्रल उदासीन बिंदु को दो भिन्न भिन्न स्थानों से अलग अलग स्थानों से क्या कर, मतलब दोनों को क्या है, अल्टरनेटर की जो अर्थिंग है और जो ट्रांसफार्मर की अर्थिंग है, मतलब उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट जो है ना, दोनों को एक साथ नहीं करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन था भैया अपना कि एक शुष्क अवस्था में मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध शुष्क अवस्था में जब वो सूखा हुआ है, मतलब कि सूखा हुआ है उसमें नमी नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 100 किलो ओम से 600 किलो ओम तक होगा। और जब भैया वो भीगी अवस्था में गीली अवस्था में नमी युक्त है तब उसका प्रतिरोध कितना होगा भैया, वो उसका प्रतिरोध होगा 1 किलो ओम मतलब कि 1000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान से कान के मध्य प्रतिरोध कितना होगा माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन ये DMRC में पूछा गया था इसलिए यहाँ पे रखा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है, कई बार कंफ्यूज क्रिएट कर देता है वहां पर, ठीक है। तो कान से कान के बीच, जैसे कि आप सबको पता है हमारे पास में 2 ही कान होते हैं ना, एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है, आपको पता होगा, तो उनके मध्य में जो प्रतिरोध होगा कितना होगा 100 ओम का होगा ना, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पूरी वायरिंग में अर्थिंग के लिए उपयुक्त चालक तार का कुल प्रतिरोध 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। जो अपन अर्थिंग करते हैं उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या बोलना चाह रहा है माय डियर फ्रेंड, उसका रेजिस्टेंस कम से कम मतलब कितना होना चाहिए, 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ बोला गया साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए पूरी वायरिंग में अर्थिंग के लिए उपयुक्त या फिर प्रयुक्त चालक तार का कुल प्रतिरोध 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो भी अधिक रेजिस्टेंस होगा तो हमारा लीकेज करंट उसमें से बह ही नहीं पाएंगे ना, भी रिलेट करके पढ़ते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है, यदि इंसुलेशन प्रतिरोध है ना, क्या बोलना चाह रहा है, देखिए यदि इंसुलेशन प्रतिरोध का मान 1 मेगा ओम या अधिक हो तो वायरिंग परिपथ ठीक है, अन्यथा उसमें लीकेज दोष है। देखिए भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि इंसुलेशन प्रतिरोध का मान 1 मेगा ओम या फिर उससे अधिक होगा इंसुलेशन का मान, तो इसका मतलब वो वायरिंग ठीक है। अगर सपोज इट कम है 1 मेगा ओम से भी कम आ रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं लीकेज करंट अपना प्रवाहित हो जाएगा और दुर्घटनाग्रस्त कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। इसलिए मतलब वो लीकेज, देखिए अन्यथा उसमें लीकेज करंट दोष उपलब्ध है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड, वायरिंग परीक्षण में यदि मेगर आपको पता है इंसुलेशन टेस्टर भी बोलते हैं इसको, जो क्या मानता है हाई प्रतिरोध उच्च मान का प्रतिरोध मापता है, ठीक है। वायरिंग परीक्षण में यदि मेगर 0 प्रतिरोध दर्शाता है तो फेज व न्यूट्रल शॉर्ट सर्किट दिखाता है। देखिए भैया देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोज डेट आप मेगर कर रहे हैं और उस कंडीशन में आपका फेज व न्यूट्रल लिखा जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरिंग परिपथ में यदि मेगर 0 प्रतिरोध दर्शाता है तो फेज व न्यूट्रल शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब है ना, मतलब कि फेज व न्यूट्रल चिपक गए है ना, तो याद रखिएगा अनंत दिखाना चाहिए, ठीक है।
तो दोस्तों अगर आपको मेगर के बारे में भी जानना है कि मैं ट्रांसफार्मर का पूरा मेगर करके इसमें दोस्तों की वीडियो डाला हूँ कि ट्रांसफार्मर का LT से LT ST बॉडी ये पूरा जो भी होता है साथियों, जितना प्रकार का उसका मेगर होता है, मैंने पूरा करके इसमें आपको समझा के लाइव ट्रांसफार्मर 200 kV का ट्रांसफार्मर है उसका मैंने पूरा टेस्ट करके यहाँ पे बताया हो। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाएंगे ट्रांसफार्मर में आपको मिल जाएगा। और ट्रांसफार्मर के बारे में दोस्तों आपको अधिक जानकारी चाहिए तो पूरा आपको उसके बारे में कौन सा पार्ट कहाँ लगा होता है, कैसा लगा होता है, कैसा खोल खाल के पूरा मतलब वाइंडिंग किधर होती है, कहाँ ब्लास्ट होता है, मतलब कभी फॉल्ट आता है तो कैसे कैसे आता है, वाइंडिंग कैसे जलती है, वाइंडिंग कैसे बनती है, तेल कहाँ डला हुआ होता है, किधर में होता है, पूरी जानकारी आपको पूरा मिल जाएगा। पूरा उसका ऑपरेशन करके वहाँ पे हमने दिखाया गया आपको। ठीक है, और साथियों आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए वीडियो, आपके लिए हमको दोस्तों इसमें डालना पड़ता है सब चीज़। ठीक है ना। और साथियों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और साथियों आप सबको पता है अपने आगामी एग्जाम सब लोग प्रिपेयर और तैयारी कर ही रहे होगे और आपके दोस्तों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत इसी के साथ मेरा प्यार भरा धन्यवाद। फिर मिलेंगे।